हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आपका आज के एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्लास में। पिछले वीडियो में हमने एटम्स के बारे में आपको बेसिक सारा बता दिया था कि जो भी सब्सटेंस हम देखते हैं उसका सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबिलिटी क्या है, दैट इज एटम। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेंटर में होते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। ये सब हमने आपको बता दिया था। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ जाइए, फटाफट से वो वीडियो देखिए। आपका उससे एटम के बारे में ना बेसिक जो फंडामेंटल नॉलेज है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उस पूरे मात्र 58 मिनट में आपने एटम के पूरे स्ट्रक्चर को समझ लिया था कि एटम के अंदर क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, कहाँ क्या है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 58 मिनट में ही तीनों चीज़ें डिस्कवर नहीं हो गई थी। इनको डिस्कवर होते होते 58 ईयर से ज़्यादा समय का से भी ज़्यादा का समय लग गया था। इसके लिए ना बहुत सारे साइंटिस्ट ने प्रैक्टिस की, लेकिन सबसे पहला जो सक्सेसफुल इन्होंने एक इक्विपमेंट बनाया वो थे विलियम क्रुक्स। विलियम क्रुक्स साहब ने क्या किया, ये जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हो ना, विलियम क्रुक्स ने एक डिज़ाइन किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब। दिस इज ट्यूब, ये ग्लास का बना हुआ एक डिस्चार्ज ट्यूब है, उन्होंने ऐसे डिजाइन किया। ये जो आप साइडों में देख रहे हो, ये आप प्लेट आपको एक दिख रहा होगा ये, और ये जुड़ा हुआ है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, राइट। और एक और आपको दिख रहा होगा ये वाला प्लेट, ये जुड़ा हुआ है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। यहाँ पे आपको एक वैक्यूम पंप दिख रहा होगा। ये वैक्यूम पंप का काम क्या होता है कि जब इसमें, चूंकि हमें प्रैक्टिकल करना है तो या तो ये वैक्यूम होना चाहिए या इसमें कोई हम हीलियम हाइड्रोजन गैस भरेंगे किसी भी तरह का, तो गैस भरेंगे तो बाकी एयर तो नहीं होना चाहिए ना, तो एयर को सक करके बाहर निकालने के लिए ये पाइप यूज करते हैं। यहाँ पे आप ये दो स्टैंड देख रहे हो, ठीक है। इस तरीके का एक इक्विपमेंट था जिससे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की नींव इसने ही डाली थी। इसको हम एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। ये आप देख रहे हो ट्यूब, अब पावर ऑन किया जाएगा। एनोड देख लो, कैथोड परफोरेट किया गया, होल है इसमें। पावर ऑन, अब जैसे पावर ऑन किया गया, ये जो आप देख रहे हो ये जैसे पावर ऑन किया गया, इसके नेगेटिव टर्मिनल से एक गैस निकल के बाहर आने लगी, रेज निकल के बाहर आने लगी। और चूंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से निकली हुई रेज थी, इसलिए इसका नाम इन लोगों ने कैथोड रे दिया। फिर आगे क्या हुआ ये भी देखते हैं। अब यहां पे नेगेटिव रेज तो दिखी गई, अब यहां पे ये जो होल था, पिन होल था, उसके थ्रू और एक और रेज निकलना शुरू हो गई। ये जो आप रेज देख रहे हो ना, ये रेज निकलना शुरू हो गई। तो अब उन्होंने साफ साफ ये बात सोचा कि अगर ये रे जो कैथोड से निकल रही है उसको कैथोड रेज बोल दें, तो क्या ये जो रेज निकली है इसको एनोड रे बोल दें? तो एनोड रे बोलना इसको गलत होगा। एनोड रे बोलना गलत क्यों होगा वो अभी मैं आपको समझाता हूं। होता क्या है कि इस टर्मिनल पे, जो कि नेगेटिव टर्मिनल है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता ही है ना कि इलेक्ट्रॉन स्किप करते हैं रिएक्शन में, या कहीं भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन स्किप करते हैं, वही बॉन्ड बनाते हैं, वही केमिकल्स बनाते हैं। प्रोटॉन तो स्किप करते नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से स्किप करेगा, ये पार्शियली सही है। इलेक्ट्रॉन का सोर्स क्या क्या है जरा इसको समझिए। एक तो ये प्लेट से, नेगेटिव टर्मिनल के प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर जाएंगे। इसके साथ ही इसके अंदर जो गैस फिल होता है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस फिल किया हुआ है, तो हाइड्रोजन के बाहर में इलेक्ट्रॉन तो है और अंदर में प्रोटॉन है, अंदर में ही प्रोटॉन है। तो जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को भी अपने साथ लेके इधर जाएगा। जितने भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको लेके बाहर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के दो सोर्स हैं, एक तो ये कैथोड की प्लेट और दूसरा इसके अंदर जो गैस भरा है उसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे, राइट। तो कैथोड रे तो कह सकते हो क्योंकि यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलता है, यहां से भी निकलता है। बट एनोड रे में प्रॉब्लम क्या है कि इस टर्मिनल से ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस टर्मिनल से कुछ प्रोटॉन निकलने लगे। प्रोटॉन तो ऐसे निकलेंगे नहीं। हाँ, पर ये जो रे है वो आखिर में कौन सी रे है? इस गैस के अंदर मान लो आपने इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर किया, तो अब ये तो बच गया पॉजिटिव, अब ये आयन हो गया। हाइड्रोजन एटम तो रहा नहीं, हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, अब वो आयन हो गया, अब वो एक्टिव है। तो वही एक्टिव आयन तेजी से इसके बाहर की तरफ निकलने लगा, तेजी से यहां से बाहर की तरफ निकलने लगा। एंड दैट्स वाई
इट इज नॉट एनोड रे, ठीक है, बट हाँ कैनल रे इसको आप बोल सकते हो। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर कैनल रेज? अ बीम ऑफ पॉजिटिव आयंस दैट आर क्रिएटेड बाय सर्टेन टाइप ऑफ गैस डिस्चार्ज ट्यूब, दिस इज कैनल रे। और यही कैनल रे बाद में चल के प्रोटॉन नाम दिया गया इसका, और यही जो आप कैथोड रे देख रहे हो इसका नाम बाद में इलेक्ट्रॉन। जब इस डिस्चार्ज ट्यूब को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया गया तो ये क्या देखते हैं, देखो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ये नेगेटिव टर्मिनल है और यहां पे आपको पॉजिटिव टर्मिनल दिखाई दे रहा है। तो जब यहां पे अप्लाई किया गया तो फिर ये देखा गया कि ये टूवर्ड्स नेगेटिव जा रहे हैं। ये कहां जा रहे हैं? ये रेज टूवर्ड्स नेगेटिव है। दैट मीन्स ये जो बीम है ये पॉजिटिव बीम है, दिस बीम इज पॉजिटिव बीम, इसलिए इनका नाम प्रोटॉन दे दिया। सेम चीज इस वाली बीम पे अप्लाई किया गया, इस रे पे अप्लाई किया गया। यहां पे देख रहे हो पॉजिटिव प्लेट, यहां पे नेगेटिव प्लेट आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ देख रहे हो, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गया। दैट मीन्स इसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है, तभी तो ये पॉजिटिव बीम की तरफ जा रहा है। ये फिनोमेना नोटिस किया था सबसे पहले ई गोल्डस्टीन ने, और सेम फिनोमेना यहां पे इसके साथ नोटिस किया था जे थॉमसन ने। अब जे थॉमसन ने उनका दिमाग चमका कि अच्छा अब समझ में आया माजरा क्या है। उन्होंने सोचा कि यार एटम के अंदर प्रोटॉन है, गोल्डस्टीन साहब कह रहे हैं, गलत तो कह नहीं रहे, बहुत बड़े साइंटिस्ट है, प्रूफ करके दिखाया उन्होंने। और इनसे भी पहले ये रे की डिस्कवरी पहले हो गई थी, स्टडी जे थॉमसन ने की थी, विलियम क्रूक साहब ने इसकी स्टडी बहुत पहले करी। इनफैक्ट 1850 से लेके स्टडी स्टार्ट हो गई थी इस पे, और 1932 तक चलती रही, जब तक कि इन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक साहब ने नहीं की, राइट। तो काफी टाइम लगा था लंबा, लेकिन थॉमसन साहब ने अपनी स्टडी में ये चीज कंफर्म देख लिया कि अच्छा प्रोटॉन भी अवेलेबल है, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी अवेलेबल है, नेगेटिव चार्ज भी अवेलेबल है। एक बड़ा सवाल लोगों ने उठाया था कि भाई एटम तो न्यूट्रल दिखता है, अगर आप कह रहे हो एटम के अंदर, गोल्डस्टीन साहब कह रहे हैं चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, आप कह रहे हो नेगेटिव चार्ज है, तो एटम के अंदर अगर चार्ज अवेलेबल है तो करंट क्यों नहीं मारता है? सब तो नॉर्मल है, सब तो न्यूट्रल दिखते हैं। उन्होंने कहा समझ में आ गया मेरे को, सारा खेला क्लियर है। एटम के अंदर का खेला यो है कि उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, गोल्डस्टीन साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तो फिर लोगों ने पूछा अच्छा पॉजिटिव चार्ज है तो फिर एटम न्यूट्रल कैसे है बताना जरा? तो बोला बुड़बक कहीं के, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देता है, तो एटम न्यूट्रल नहीं हुआ तो क्या होगा? बुड़बक कहीं के बात करते हैं। चार्ज होने के बावजूद एटम न्यूट्रल क्यों है, इसका इन्होंने सक्सेसफुली आंसर दे दिया, और ये बिल्कुल फैक्ट भी है, ठीक है। इस फैक्ट को आज तक कहीं से इसका कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला है, दिस इज द फैक्ट। तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि व्हाई एटम्स आर न्यूट्रल, तो आप क्या बोलोगे? अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, यानी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इनसाइड एन एटम इज ऑलवेज इक्वल, दैट्स व्हाई एटम एज ए होल इज न्यूट्रल इवन इफ इट कंटेन्स चार्जेज, राइट। अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर बात ऐसी है कि इसमें चार्ज है, तो आपने कहा कि इसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। अब सीधी सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो उसका पता बताइए। नहीं, कोई भी आपसे बात करेगा, आपको है तो अगर रहते हैं यहाँ पे तो क्या पूछा, अच्छा कहाँ पे रहते हो, पता क्या आपका, है ना? तो वैसे ही लोगों ने मुझसे कहा कि अच्छा बहुत तेज बनते हो आप तो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो पता बताओ। इन्होंने कहा यार ज़्यादा पता तो है नहीं, अभी तो बड़ी मुश्किल से हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ढूंढा है बड़ी मुश्किल से यहाँ से वहाँ से सर्च किया, अब लोग किसका पता पूछ रहे हैं, मैं कैसे बताऊँ? भाई उन्होंने दिमाग लगाया, दिमाग के तो बहुत तेज़ लोग थे। इन्होंने कहा अच्छा मुझे नहीं पता है तो कौन सा इन लोगों को पता है, कुछ भी बता देते हैं। सब लोग सुनो कहाँ है? वाटरमेलन, तरबूजा खाए हो? तरबूज? बोला हाँ बिल्कुल खाया है। तो तरबूज में कैसा होता है, एक लाल 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 खाने वाला पार्ट, और उसके बीच में कैसा बीज होता है? एटम भी वैसे ही है, पूरा जो एटम है ना एज ए होल ये तरबूज का गोला है, और खाने वाला पार्ट प्रोटॉन है, और जो बीच बीच का सीड्स है ना वही इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, और वो इस तरीके से अरेंज्ड है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं
एक्सप्लेन जे थॉमसन्स मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन। तो इनका मॉडल क्या था कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनसाइड इट। इस टाइप का एक गोला है, ठीक है, ये पॉजिटिव स्फीयर है, ये जो स्फीयर आप देख रहे हो ये बीच का पार्ट, ये सारा ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन ऐसे एम्बेडेड है। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब लिमिटेशन क्या है? ये जो इन्होंने ये जो मॉडल बताया ये बिना स्टडी के बता दिया था, तो ये इनका लिमिटेशन है। उस समय तो बता दिया, किसी को पता नहीं था, लोगों ने मान लिया, चल गया, कुछ सालों तक चला, लेकिन बाद में रदरफोर्ड साहब ने ये चीज गलत बता दी, प्रूफ कर दिया। एनीवे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटम न्यूट्रल क्यों होता है इसका सही आंसर ढूंढ लिया था, ठीक है। अब इसके आगे इनके अब तो हो गया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो क्या कोई तीसरा पार्टिकल भी है, वो बाद में इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन इसके घर का पता ढूंढने गुरुजी से नहीं हुआ, तो इनके चेले रदरफोर्ड ने वो चीज करके दिखाया, ठीक है। रदरफोर्ड साहब ने क्या किया? रदरफोर्ड साहब ने, ये भी बड़े ब्राइट स्टूडेंट थे इनके, तो रदरफोर्ड साहब ने कहा कि यार ये गुरुजी पता गलत बता रहे हैं, मुझे लग रहा है ना, तो इसका सही पता ढूंढते हैं। तो इन्होंने कुछ अलग अलग चीज़ें पहले ढूंढी कि पता ढूंढने के लिए क्या क्या चीज़ें इन्होंने इस्तेमाल की, पहले वो देखते हैं। तो एक होता है अल्फा पार्टिकल। हीलियम के बारे में आपको पता है ना, हिलता नहीं है बिल्कुल भी, पहली वीडियो में हमने बता रखा है, एकदम स्टेबल है। अब अगर उस स्टेबल एटम के बाहर से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे तो गुस्से में लाल हो जाएगा कि यार मैं कितना सब कुछ वेल सेटल था, मेरे को बर्बाद कर दिया, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये काफ़ी एनर्जेटिक हो जाता है। जब हीलियम के आप इलेक्ट्रॉन्स बाहर खींच लेते हो ना, तो हीलियम आयन काफ़ी पावरफुल रे होता है, दैट इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। मीन्स अल्फा पार्टिकल इज नथिंग, इट इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो एक उन्होंने अल्फा पार्टिकल को रखा क्योंकि उन्हें फोर्सफुली अटैक करवाना था। दूसरा, उन्होंने गोल्ड फॉइल को चूज किया कि अटैक करने वाला होगा, जो रे होगा वो अल्फा होगा, और जिस पे अटैक किया जाएगा वो क्या होगा, तो गोल्ड फॉइल होगा। गोल्ड फॉइल, इस टाइप से उन्होंने गोल्ड फॉइल को सिलेक्ट किया था। ये गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल क्यों? क्योंकि आप गोल्ड फॉइल बहुत ही ज़्यादा मैलिएबल होता है। आप गोल्ड को ना खींचते चलो इतना पतला हो जाएगा, इतना थीन हो जाएगा कि आपको नेक डाई से दिखेगा नहीं, ठीक है। तो उनको तो एकदम थीन से थीन, चूंकि एटम की स्टडी करनी है तो जितना थीनेस्ट पॉसिबल है, और गोल्ड की मैलिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो पूछा जाएगा कि गोल्ड को क्यों सिलेक्ट किया, बिकॉज ऑफ इट्स हाई मैलिएबिलिटी, राइट। और अल्फा पार्टिकल को क्यों सिलेक्ट किया, बिकॉज ऑफ इट्स पेनिट्रेशन पावर। रदरफोर्ड ने इस अल्फा पार्टिकल के साथ, गोल्ड फॉइल के साथ क्या किया वो आपके सामने है। इन्होंने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल का ही देख रहे हो आप, अल्फा पार्टिकल का ही सोर्स है, यहां से अल्फा पार्टिकल निकलेगी, यहां से निकलेगी, और ये पिन होल, ये ब्रैकेट छोड़ दिया ताकि अल्फा पार्टिकल यहां से एंट्री कर सके। हालांकि बीच में कुछ और भी स्लिट्स लगाए थे ताकि इनका पेनिट्रेशन थोड़ा सा कम हो सके, और ये पतले से गोल्ड फॉइल पे जाके अटैक करेगा। गोल्ड फॉइल पे जब अल्फा रे का अटैक हुआ तो उन्होंने सरप्राइजिंग रिजल्ट उनको मिला। देख रहे हो आप, जो बीम जा रही है, मोस्टली बीम तो सीधे सीधे रिटर्न होके आ गई, तो मोस्टली बीम सीधे सीधे आ गई, थोड़े से मतलब हल्का सा बीम डिफ्लेक्ट हुआ, हल्का सा डिफ्लेक्शन हुआ, और कुछ ही बीम है जो बाउंस बैक हो रही है। मीन्स आप ये मान लो 98% बीम तो करीब करीब सीधे पास हो गई, थोड़ा सा 1-2% में ये सारे हैं रिटर्निंग, और ये जो रिटर्न वाला है ये तो और भी कम है। इसको अगर मैं आपको एनिमेशन के थ्रू दिखाऊं तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा, चलो इसको ध्यान से देखिए। ये आपका अल्फा रे का सोर्स है, यहां से अल्फा रे निकलेगी, ये निकली अल्फा रे, और ये स्लिट पहला, ये दूसरा स्लिट, थोड़ा सा पेनिट्रेशन कम होगा इससे, और ये स्लिट के थ्रू टकरा गई गोल्ड फॉइल से, और ये जो आप देख रहे हो फ्लोरोसेंट स्क्रीन होता है ये, यहाँ से क्या होगा, आपको चीज़ें क्लियर कट दिखेगी। जैसे अल्फा रेस टकराएगी ना तो साइन होने लगता है, ये दिखने लगता है, ठीक है, इस तरीके से। हैव अ लुक, ये देखो यहाँ पे आप, मोस्टली रेस सीधी पास हो रही है, थोड़े से रेस में कुछ डेविएशन हो रहा है। अब इसका हम जरा माइक्रोस्कोपिक व्यू लेंगे तो एक एटम का ही न्यूक्लियस हमें दिख रहा है, सेंटर दिख रहा है, इसके आसपास जो भी रेज पास हुई है ना उनका क्या हाल है आप देख रहे हो,
देख रहे, ये सेंटर से टकरा गए, सेंटर से टकरा गए, और ये बाउंस बैक, बाउंस बैक, बाउंस बैक, राइट। तो ये रदरफोर्ड साहब ने देखा। समझ में आ रही बात? रदरफोर्ड साहब ने इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया। आपने वीडियो में ये देख लिया कि किस तरीके से जो एटम के पास ये एज ए होल, आप ये मान लो जो पूरा स्पेस आपको दिख रहा है, ये मान लो एटम का है, इसके अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं यहाँ पे सेंटर से जो सेंटर के बिल्कुल जो बिल्कुल क्लोज में जा रहा है वो मूव कर रहा है, वो डेविएट ऐसे हो रहा है, और कुछ है। अब सीधी सी बात है, इस सरप्राइजिंग रिजल्ट को देख के रदरफोर्ड साहब ने अपने कुछ ऑब्जर्वेशन और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कंक्लूजन निकाला। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रे थ्रू द गोल्ड फॉइल। उन्होंने देखा था ना कि ज्यादातर जो रेज थी वो सीधे सीधे पास हो रही थी। क्या हो रही थी? सीधे सीधे पास हो रही थी। पहला ऑब्जर्वेशन इनका यही था। कंक्लूजन, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। अरे सब ज्यादातर रेज पास हो गई, मतलब ज्यादातर स्पेस में कुछ है ही नहीं, खाली है, तभी तो पास हो गई। अगर कोई ऑब्स्टेकल होगा तो रिटर्न मारता, वो रिफ्लेक्ट करता, डिफ्लेक्ट करता, रिटर्न करता वो, ठीक है। तो पहला ये ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन। दूसरा, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेर डिफ्लेक्टेड बाय फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स। अब कुछ पार्ट जो बिल्कुल सेंटर के करीब से होकर गुजर रहे थे ना, वो आपने देखा होगा वो डिफ्लेक्ट हुआ था। अब जरा सोचिए, ये जो डिफ्लेक्ट हुआ था ये अल्फा रे है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज है, कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो डिफ्लेक्ट हुआ। अगर नेगेटिव होता तो खींच लेता अपनी तरफ, बट डिफ्लेक्ट हुआ। दैट मीन्स कि ये जो छोटा सा स्पेस है, क्योंकि बहुत कम रे डिफ्लेक्ट हुई थी, मतलब बहुत कम स्पेस में पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है। तो उन्होंने क्या बोला, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय सम स्मॉल एंगल। जैसा कि आप देख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्युपाइज वेरी लिटिल स्पेस। पॉजिटिव चार्ज को डिफ्लेक्ट किया और बहुत थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ, दैट मीन्स कि बहुत कम स्पेस में पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, और आपको पता ही है सेंटर में होता है। थर्ड, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स अपीयर टू रीबाउंड। अब यहां से जरा नोटिस करो, रीबाउंड कितने हुए थे? वो और भी कम थे, और भी कम थे। बहुत ही कम पार्टिकल थे जो रीबाउंड हुए थे, जो वापस आए थे, गिने चुने। और वो भी बिल्कुल, इसका मतलब क्या, बिल्कुल थोड़े से स्पेस में जो मास है अवेलेबल है। मास थोड़े से स्पेस में अवेलेबल है उनका कहना था कि मास भी बहुत थोड़े से स्पेस में अवेलेबल है, क्योंकि बहुत कम पार्टिकल रिटर्न हुआ। ठीक है, मीन्स 98% से ज़्यादा तो सीधे आ गया, मीन्स ज़्यादातर पार्ट खाली है। थोड़े से 1-आधा% थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ, दैट मीन्स डिफ्लेक्ट किया गया पॉजिटिव चार्ज को, तो पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है। और तीसरा क्या है कि कुछ ही पार्टिकल बाउंस बैक हुए, दैट मीन्स कि सारा का सारा मास सेंटर में है। वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स अपीयर टू रीबाउंड, मतलब all the positive charges and mass of gold were concentrated in a very small volume within the atom. इस तरीके से रदरफोर्ड ने जो अपनी स्टडी की उसके बिहाफ पे 3 ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन निकाला। और फर्दर उन्होंने अब एटॉमिक मॉडल को जो थॉमसन साहब ने दिया था उसको रीडिफाइन किया। उन्होंने कहा कि नहीं, थॉमसन साहब का जो ये प्लम पुडिंग वाला मॉडल है वो बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर और उसमें एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि एटम में क्या है कि उसका जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, उसका जितना भी पॉजिटिव चार्ज और मास है, वो बहुत ही लिमिटेड स्पेस में है, बहुत ही लिमिटेड स्पेस में है, राइट। और फिर बात आई कि भाई अपने, ठीक है, आप उनके मॉडल को गलत कह रहे हो, आप ये भी बता रहे हो कि प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज और मास बहुत ही छोटे से स्पेस में अवेलेबल है, तो भैया इलेक्ट्रॉन का क्या? तो इन्होंने प्रोटॉन का सही एड्रेस तो ढूंढ निकाला, इनका पता इन्होंने अच्छे से निकाल लिया, तभी से निकाला प्रोटॉन का पता। लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में इनको तो कुछ मिला नहीं था ना इसमें। इलेक्ट्रॉन के बारे में खुद ही कंफ्यूज से सोचे कि अच्छा ठीक है, थॉमसन साहब ने जो किया था प्रोटॉन के साथ वही मैं करूंगा इलेक्ट्रॉन के साथ। इनका रुको, इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे ना वो इस प्रोटॉन के बाहर अलग अलग सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेंगे, अलग अलग सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेंगे।
इलेक्ट्रॉन के बारे में इनको पता नहीं था पर कुछ भी बता दिया, क्योंकि लोगों को तो और भी कुछ नहीं पता था, ठीक है। तो इन्होंने कहा इस तरीके से। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगी, कोई भी चार्ज पार्टिकल, ध्यान रखना, अगर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगी तो वो एनर्जी रेडिएट करेगी। एनर्जी रेडिएट करने का मतलब एनर्जी उससे कम होगी, निकलेगी एनर्जी उससे। अब सोचो, जो अगर चार्ज या इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो पहले जो ऐसे चल रहा है, धीरे धीरे क्या होगा, उसका पाथ छोटा होता चला जाएगा, क्योंकि एनर्जी कम होती चली जाएगी, और एक टाइम के बाद न्यूक्लियस तो तैयार बैठा है पॉजिटिव चार्ज इसको खींचने के लिए। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का पाथ छोटा होते 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 एक बार ये क्या करेगा, न्यूक्लियस में आ जाएगा, समा जाएगा, और इससे एटम के एग्जिस्टेंस पे ही सवाल या निशान लग जाएगा। बट ऐसा तो है नहीं, एटम एग्जिस्ट करता है, हम सभी जानते हैं। तो इनका मॉडल भी प्रोटॉन का स्पेस, हालांकि प्रोटॉन का एड्रेस ऑल्दो इन्होंने सही बताया, बट स्टिल इनके मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, और वो ड्रॉबैक यही है, एनी पार्टिकल undergoing circular motion would accelerate and loses energy, hence the electron would fall in the nucleus if it revolve around the nucleus in orbits। मतलब ये ऐसे नहीं है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन अपना अलग अलग सर्कुलर ऑर्बिट लेके अपनी एनर्जी से नहीं चलते हैं, ठीक है। ये बात साइंटिस्ट को तो साइंटिस्ट लोग ही जानते हैं, डाउट भी वही लोग कर सकते हैं, हम आप क्या करेंगे, हमें तो जो बता दिया सुन लिया, हाँ भाई ये कह रहे ठीक है चलो भाई। लेकिन नील्स बोर साहब आए, उनको इन पे पूरा डाउट हो गया कि नहीं भैया, जैसे जे थॉमसन साहब ना हमारा पोपट बना रहे थे, वैसे इनको भी न्यूक्लियस का पता तो चल गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें पोपट हमारा कर रहे हैं, रुको मैं ढूंढता हूँ, ठीक है। फिर बोर और ब्यूरी साहब, एक्चुअली बोर थे और इनके असिस्टेंट थे ब्यूरी, मेन नाम बोर का ही आता है, मेन का ही आता है। तो बोर साहब ने रिसर्च किया, उन्होंने कहा कि हाँ बातें सबकी ठीक है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, एटम के अंदर प्रोटॉन है, हाँ प्रोटॉन जो है वो सेंटर में है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ये बात सही है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो मूव करता है ना, उसके पीछे एक सिस्टम होता है। अगर मान लो ये न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव चार्ज है, एड्रेस बिल्कुल सही दिया है पॉजिटिव चार्ज का रदरफोर्ड साहब ने, ठीक है। लेकिन इसके बाहर इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि अपना अपना अलग अलग जैसे मतलब जो मर्जी हो बनाया जा रहा है। इसके बाहर कुछ एनर्जी सेल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं, इसके बाहर कुछ एनर्जी लेवल्स होते हैं, फिक्स एनर्जी लेवल होते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन का, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन का, तीसरे का, ऐसा नहीं है। ये इसके अराउंड बना हुआ एक एनर्जी लेवल है और किसी फिक्स पोजीशन पे होता है, और इलेक्ट्रॉन इन फिक्स पोजीशन में घूमते हैं, और उसका भी कुछ सिस्टम होता है। ये नहीं कि सब में एक एक है, पहले सेल की कैपेसिटी, दूसरे सेल की कैपेसिटी अलग होती है, तीसरे सेल की कैपेसिटी अलग होती है। कि बिल्कुल वैसे ही आप सोचो ना कि अर्थ सन के अराउंड मूव कर रहा है, अर्थ को किसी ने बोला तो नहीं है सन के अराउंड मूव करो, बट स्टिल उन दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसके थ्रू वो एक दूसरे के, मतलब अर्थ लगातार सन के अराउंड चक्कर काट रहा है। तो वैसे ही कुछ न्यूक्लियस के अराउंड एक एनर्जी लेवल होता है, वो एक पर्टिकुलर बना हुआ है ना, वैसी नेचर है ये। तो जो प्रोटॉन है उसके अराउंड एक नेचुरली एक एनर्जी लेवल बना हुआ है, और इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप बना के इसमें रिवॉल्व करते हैं। तो अपनी स्टडी के बिहाफ पे बोर और ब्यूरी ने एक नया स्कीम दिया। वो स्कीम कुछ ऐसा है। पहला, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इन द साइड इनसाइड द एटम। ऐसा नहीं कि अगर किसी के पास 18 इलेक्ट्रॉन है तो 18 सेल बना के अपनी एनर्जी से घूम रहे, नो, 18 इलेक्ट्रॉन को इन्हीं सेल्स में डिसाइड करना है, और वो भी एक रूल के तहत, ठीक है। तो ये नहीं कि सारे, मतलब इतने सारे ऑर्बिट हैं, सर्टेन ऑर्बिट एटम के अंदर होते हैं, इनको सेल बोलते हैं, एनर्जी लेवल बोलते हैं। इसको पहले को हम लोग बोलेंगे के एल एन एम, ये आप देख ही रहे हो यहाँ पे, ठीक है। और जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में होगा। फिर इन्होंने कहा व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। खुद का सेल बना के, खुद का अपना लेवल बना के थोड़ी घूम रहा है, इनको ऑलरेडी एनर्जी सेल मिला है, एनर्जी इसके पास है, बस इसके इशारों पे नाचना है। अर्थ सन के अराउंड के अपनी एनर्जी लगा के धक्का लगा के खुद तो दौड़ती है, वो एक ऑलरेडी एक सेल बना हुआ है, उसके अराउंड वो मूव करेगी। वैसे ही एक एनर्जी सेल है जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव करती रहती है, राइट, और अपनी एनर्जी लूज नहीं करती। जैसे अर्थ मूव करने के लिए अर्थ को अपना एनर्जी नहीं लगाना पड़ता, वैसे इलेक्ट्रॉन को भी ऐसे ही करना पड़ता है।
द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट अ सेल कैन होल्ड इज गिवन बाय फॉर्मूला 2n²। अब इन्होंने ये भी बताया कि ये जो बैग्स आप देख रहे हो, सेल्स जो देख रहे हो, इसका क्या सिस्टम है। तो इन्होंने पहले ही बता दिया कि पहले सेल की कैपेसिटी इस फॉर्मूले से आप निकाल लो तो 2 होगी, दूसरे सेल की 8 होगी, तीसरे सेल की 18 होगी। ये हमने डिटेल में आपको बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में समझाया हुआ है। आप एक बार ना डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो को देख लेना उसको, आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा, राइट। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आउटर मोस्ट सेल कैन एकोमोडेट। देखो अपनी इसकी कैपेसिटी 18 है, बट ये बाहर अगर होगा तो 18 नहीं कर सकता है। टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड, बेसिक केमिस्ट्री में आप देख लेना इसको। द सेल्स आर फिल्ड इन स्टेप 1 मैनर। और बदतमीजी नहीं कर सकता है कि अगर मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन सोचेगा कि नहीं इसको छोड़ के मैं यहां चला जाऊं ना, दिस विल बी कॉल्ड बदतमीजी। 2 इसमें भरेगा उसके बाद ही ऊपर जाएगा, 8 इसमें भरेगा उसके बाद ही ऊपर जाएगा। ये नहीं कि इसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन ने सोचेगा नहीं 8 नहीं भी भरे तो भी ऊपर चले जाएंगे, नो। द सेल्स आर फिल्ड इन स्टेप वाइज मैनर। पूरे सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। आगे देखते हैं। आपने बोर्ड्स मॉडल जब पूरा समझ लिया, ठीक है, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में भी आपने समझा था और यहां भी हमने आपको बता ही दिया है, तो उसमें कई सारे टर्म्स हैं जो आप बड़ी आसानी से समझ जाओगे। व्हाट डू यू मीन बाय कोर इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इनर सेल आर कॉल्ड कोर इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल ये जो आप देख रहे हो इनको छोड़ दो, ये अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है अंदर के सेल में जो प्रेजेंट है, यहाँ आप देख रहे हो ये कोर इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाले ये कोर इलेक्ट्रॉन है, ये सारे कोर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इनर सेल आर कॉल्ड कोर इलेक्ट्रॉन्स, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप पहले से जानते हो ये सब कुछ। व्हाट इज वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। कितना लेगा, कितना इलेक्ट्रॉन देगा या शेयर करेगा, जिस तरीके से कंबाइन होता है एक दूसरे के साथ, दैट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। व्हाट इज ऑक्टेट रूल। द ऑक्टेट रूल रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। और जैसा कि पहले से जानते हो कि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है इनको स्टेबिलिटी के लिए, और यही टेंडेंसी, दिस रेफर्स टू ऑक्टेट रूल, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एटॉमिक नंबर। The number of protons present in the nucleus of an atom is known as the atomic number of that atom. It is denoted by Z. Atomic number. Atomic number का मतलब ही होता है कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन अवेलेबल है। जितने प्रोटॉन उतना एटॉमिक नंबर। बाय द वे प्रोटॉन नंबर इलेक्ट्रॉन नंबर के इक्वल होता है। तो कुल मिला के एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर ये तीनों ही ऑलवेज सेम होंगे, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे जो है हमारा मास नंबर। नेक्स्ट टर्म है हमारा एक्सप्लेन मास नंबर। ये मास नंबर कौन सी वाला है। एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, अब ये कौन सा नया टर्म आ गया, मास नंबर। तो चलिए आपको मैं एक बात और बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की पूरी कहानी तो आपने समझ ली। 1932 में के अंदर एक साइंटिस्ट है जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक के समय में अभी तक जो बात चल रही थी उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में तो पूरी डिटेलिंग हो गई थी, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा था लोगों को, स्टिल एक प्रॉब्लम आ रहा था लोगों को। ये प्रॉब्लम क्या था कि अगर एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोई मास लगभग नहीं के बराबर है, मतलब प्रोटॉन के कंपैरिजन में कुछ है ही नहीं, तो अगर एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो इनका वेट ऑलमोस्ट प्रोटॉन के इक्वल होना चाहिए। मीन्स जितना प्रोटॉन होना चाहिए उतना ही मास नंबर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा था, ठीक है। उनका मास अप्रॉक्सीमेटली प्रोटॉन नंबर से ज़्यादा, मास नंबर डबल ज़्यादा आ रहा था। तो यहाँ पे लोगों के मन में एक और कुछ कसक थी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रल क्यों है पता चल गया, इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करते हैं, प्रोटॉन कहाँ है, ये सब तो ठीक है, बट स्टिल वेट में कन्फ्यूजन था। इस कन्फ्यूजन को 1932 में जेम्स चैडविक साहब ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। उन्होंने एक और सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन ढूंढ लिया। न्यूट्रॉन के बारे में उस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन मास प्रोटॉन के बराबर है। तो बाद में डिस्कवरी होने के बाद भी स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जितने भी आपके न्यूट्रॉन हैं वो प्रोटॉन के साथ सेंटर में आ जाते हैं, तो झंझट ही नहीं है। प्रोटॉन भी सेंटर में है, न्यूट्रॉन भी सेंटर में है, तो जितना मास है वैसे भी रदरफोर्ड साहब ने कहा था कि मास सारा सेंटर में होता है, तो प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन हो लिया। बाकी इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर जो पहले से नील्स बोर साहब ने फाइनलाइज कर रखा है वही, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो यहाँ के बाद एक तब उसके बाद एक टर्म आया मास नंबर, कि अब मास नंबर क्या बोलेंगे,
तो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज मास नंबर ऑफ दैट एटम. इट इज डिनोटेड बाय द वर्ड ए, राइट, डिनोटेड बाय द लेटर ए. तो मतलब मास नंबर क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ए इक्वल टू पी प्लस एन, यानी मास नंबर इक्वल टू प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर. हाउ आर एटम्स रिप्रेजेंटेड? अब जब हमें सब कुछ पता चल गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, सब कुछ पता चल गया, तो हमने अब सिंबल को थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना शुरू किया, पूरा डिटेल फॉर्म में लिखना शुरू किया. तो मान लो अगर किसी को हमें किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है तो हम लिखते हैं यहाँ पे ये जो एक्स आप देख रहे हो ना, एक्स स्टैंड्स फॉर सिंबल ऑफ एलिमेंट. जिस भी एलिमेंट को लिखना बीच में लिखोगे, ऊपर में मास नंबर लिखोगे और नीचे में एटॉमिक नंबर लिखोगे. एक्स एक एलिमेंट है, ऊपर में मास नंबर और नीचे में एटॉमिक नंबर. ये ऐसे, जैसे मान लो क्लोरीन को हम लिखते हैं तो क्लोरीन कैन बी रिटन लाइक दिस. क्लोरीन एलिमेंट का सिंबल हो गया, मास नंबर ये ऊपर है, एटॉमिक नंबर ये नीचे. ठीक है, तो इससे कई बार आपको क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं. क्वेश्चन सिंपल पूछे जाएंगे कि जैसे एक सिंबल दे देंगे आपको, सपोज कुछ भी दे दिया, मान लिया हमने 23 दे दिया आपको Na, और ये दे देंगे 11. आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछेंगे. आपसे पूछेंगे बताना जरा एटॉमिक नंबर कितना होगा सोडियम का, एटॉमिक नंबर. तो सीधे आप नीचे देखो, यही होता है एटॉमिक नंबर 11. आपसे पूछेंगे इलेक्ट्रॉन नंबर, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो वो भी 11. आपसे पूछेंगे प्रोटॉन कितने इसमें, प्रोटॉन नंबर पूछेंगे, वो भी 11, क्योंकि नीचे का जो सिंबल है वो तीनों ही दिखाता है, तीनों सेम है इसमें. फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसका न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन इसमें कितने हैं, न्यूट्रॉन नंबर क्या है इसका, तो ये तो मास नंबर है भाई, 23 मास नंबर है. और मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलके बना होता है, तो इसका मतलब 11 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन मिला के 23 है, तो इतना एडिशन तो आपको आता ही है. 23 माइनस 11 कर दोगे, यानी 12 न्यूट्रॉन है इसमें, राइट. तो इस टाइप से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड. ठीक है, आते हैं इनके बेसिक के बारे में. जो पिछले वीडियो में हमने आपको बता रखा है वो एक बार फिर से मैंने यहाँ पे लिख दिया है. व्हाट इज एन एटम? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड रिटेन ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज. नेम 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. टर्म न्यूक्लियस एंड सेल. न्यूक्लियस आपको पता है, सेंट्रल पार्ट वेयर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रिसाइड्स, और सेल the energy levels where electron revolves. What are nucleons? The particle of nucleus is called nucleons, right? और ये एक्चुअली में जब हम 2D में बनाएंगे तो कुछ ऐसे हम दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो आप उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू एटम का लोगे तो कुछ ऐसा दिखता है. ये बीच में न्यूक्लियस होता है और इस तरीके से ये जो सेल हमने ये दिखा रखा है, ये दिखा रखा है, वो सेल एक्चुअली में ऐसे होता है, राइट. आगे देखते हैं. और ये एक आपका पूरा समरी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन साहब, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक. ठीक है, सिंबल इनका क्या होता है, नेचर क्या है, रिलेटिव चार्ज, एब्सोल्यूट चार्ज, रिलेटिव मास, एब्सोल्यूट मास. ये आपको एज इट इज, इसका ना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और ये आपको पूरा लर्न रखना पड़ेगा. व्हाट आर आइसोबार्स? ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होने के साथ साथ अब ये आइसोटोप, आइसोबार, ये सब खेला शुरू हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो बड़ी शराफत से दोनों इक्वल अमाउंट पे हुआ करते थे. लेकिन न्यूट्रॉन का क्या है, मोस्टली वैसे न्यूट्रॉन भी इक्वल ही होता है, लेकिन कई सारे एलिमेंट में, बहुत सारे एटम्स में क्या होता है कि प्रोटॉन से ज़्यादा या कम न्यूट्रॉन होता है. और कई सारे एटम में तो ऐसा होता है कि एक ही एटम है और अलग अलग टाइप से मतलब प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं. तो इसलिए आइसोटोप और आइसोबार का नया कॉन्सेप्ट आ गया. तो अभी हम देखते हैं व्हाट आर isobars. The elements having same mass number but different atomic numbers. Elements having same mass number but different atomic numbers are called isobars. For example, आप यहाँ पे आर्गन देख रहे हो, यहाँ पे आप कैल्शियम देख रहे हो. कैल्शियम का प्रोटॉन नंबर यानी एटॉमिक नंबर 20 है, हाई एक्टिव मेटल है. आर्गन का प्रोटॉन नंबर 18, इनर्ट गैस है. लेकिन आप यहाँ दोनों में ना, ये दोनों चीज़ें एकदम क्वाइट डिफरेंट है. एक कहाँ स्टेबल गैस और एक कहाँ हाई एक्टिव मेटल. लेकिन इन दोनों में आप एक सिमिलरिटी नोट करोगे, वो है इनका मास नंबर. कैल्शियम में 20 प्रोटॉन के अगेंस्ट में 20 न्यूट्रॉन है, तो 20 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन, मास नंबर उसका 40 हो जाता है. लेकिन आर्गन में 18 प्रोटॉन के अगेंस्ट में 18 न्यूट्रॉन नहीं है, 22 न्यूट्रॉन है, और इसलिए उसका भी मास नंबर 40 हो जाता है.
तो न्यूट्रॉन में ऐसे वेरिएशन की वजह से इनमें एक रिलेशनशिप, एक कॉमन चीज़ आ जाती है। ये दो अलग अलग एलिमेंट है जिनके मास नंबर सेम है, तो इसलिए आर्गन और कैल्शियम एक दूसरे के आइसोबार है। ठीक है, याद रखना, आइसोबार, बियर बार मत समझना, पढ़ाई पे ध्यान दो। मास नंबर ऑफ आर्गन एंड ये 40 आप देख ही रहे, एटॉमिक नंबर दोनों का अलग अलग है, दोनों अलग चीज़ें हैं। और चूंकि दोनों चीज़ें अलग हैं तो नेचुरली है कि दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं व्हाट आर आइसोटोप्स, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन। बियर बार में गए, घर में तो टोपी पहनाओगे ना, पढ़ रहा था, ग्रुप स्टडी कर रहा था, है? तो चलो टोपी पहनाते हैं। व्हाट आर आइसोटोप्स, व्हाट आर आइसोटोप्स, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन। अब यहां पे देखो, आप ये दो एलिमेंट को देखो, C12 C14, दोनों का प्रोटॉन नंबर 6 है, दोनों का एटॉमिक नंबर 6 है, प्रोटॉन नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉन नंबर 6 है, यानी केमिकली एकदम सेम है, दोनों कार्बन है। बट अगर आप इनके मास नंबर को देखोगे ना तो एक का 12 है और दूसरे का 14 है। मीन्स मोस्टली कार्बन ये कहते हैं कि भाई मेरे पास जितना प्रोटॉन है उतना ही हमारा न्यूट्रॉन रहेगा। मीन्स 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन तो मिलकर 12 हो गया उसका मास नंबर। लेकिन कुछ कार्बन ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं, 6 नहीं, मुझे तो 8 न्यूट्रॉन चाहिए। कितने? 8 न्यूट्रॉन चाहिए। अब जब 8 न्यूट्रॉन लेगा तो 6 + 8 कितना हो जाएगा? 14। तो केमिकली तो सेम है सब कुछ, बाकी सब तो सेम है, लेकिन फिजिकली ये थोड़ा हेवी हो जाएगा, ये थोड़ा हल्का हो जाएगा, हल्के मियाँ और भारी मियाँ। तो इसलिए ऐसे एलिमेंट्स को, जो एलिमेंट्स तो सेम ही है, एटॉमिक नंबर तो सेम ही है, सेम एलिमेंट है, बट इनके मास नंबर डिफरेंट है, तो इन दोनों कार्बन को एक दूसरे का क्या बोलेंगे? आइसोटोप। ठीक है, तो व्हाट आर आइसोटोप? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर्स बट डिफरेंट मास नंबर्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। दूसरे एग्जांपल यानी क्लोरीन पे आते हैं। आप देख रहे हो दोनों का एटॉमिक नंबर कितना है? 17, यानी दोनों में 17 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर, मतलब सेम चीज़ है, दोनों केमिकली तो सेम है, क्लोरीन है। बट फिजिकली आप देखोगे ये दोनों अलग है, इसका मास 35 है, इसका मास 37। वंस अगेन आपको पता चल गया होगा इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इनके न्यूट्रॉन्स। इसमें कितने न्यूट्रॉन है? कैन यू गेस? 35 मास नंबर है, 17 प्रोटॉन नंबर है, दैट मीन्स 35 - 17 18 इसमें क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा। तो दिस होल्ड्स, मीन्स ज़्यादातर क्लोरीन 75% क्लोरीन 18 न्यूट्रॉन होल्ड करते हैं, इसलिए उनका मास नंबर 35 है। पर कुछ यानी 25% ऐसे हैं जो 18 नहीं बल्कि 20 न्यूट्रॉन होल्ड करते हैं और इसलिए उनका मास नंबर हो जाता है 37। तो सेम एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है, बट इनके मास नंबर डिफरेंट होने की वजह से ये भी एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। और तीसरे नंबर पे ये छोटू, दिखने पे मत जाना कि हाइड्रोजन तो सबसे छोटा है, प्यारा सा मुन्ना सा, 3 है इसके। ठीक है, साइज में तो यूँ सबसे छोटा है, लेकिन ध्यान से देखो इसके 3 आइसोटोप्स हैं। कितने? 3 आइसोटोप्स हैं। पहला 1H1, 1H2, 1H3। अच्छा, आप इसमें देखो एक चीज़ ध्यान दो, 1H1 का मतलब हुआ 1 प्रोटॉन, 1 का मतलब हुआ मास नंबर 1। तो प्रोटॉन 1 है, मास नंबर 1 है, मतलब जानते हो न्यूट्रॉन कितना होगा इसमें? 1 - 1 यानी 0। सिर्फ और सिर्फ ये एक एटम है जिसमें 0 न्यूट्रॉन होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए एक ऐसे एलिमेंट का नाम बताओ या एक ऐसे एटम का नाम बताओ जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो आप हाइड्रोजन बोलोगे, मोर प्रिसाइजली आप प्रोटियम बोलोगे। क्या बोलोगे? प्रोटियम बोलोगे। मीन्स हाइड्रोजन का ये आइसोटोप ऐसा है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन लेस होता है ये। ठीक है, बाकी यहाँ देखो आप 1H2, इसका नाम है ड्यूटेरियम, इसमें 2 इसका मास नंबर है, तो 1 प्रोटॉन था ही है, 1 न्यूट्रॉन होगा, मास नंबर 2 है, ड्यूटेरियम बोलते हैं इसको। और एक तीसरा है 1H3, दैट मीन्स 1 प्रोटॉन तो होगा और बाकी जो 2 रहा वो न्यूट्रॉन होगा, मतलब इसमें 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, एंड दैट्स वाई मास नंबर 3 है, और इसको हम लोग ट्रिटियम बोलते हैं। राइट, तो एक हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स। और ये सब खेला क्यों हो रहा है? न्यूट्रॉन में वेरिएशन होने की वजह से। राइट, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि आइसोटोप का यूज़ क्या है। ये बड़े काम की चीज़ है, ध्यान रखना। आइसोटोप, एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। यूरेनियम का आइसोटोप
नाम ही काफ़ी है। हिरोशिमा और नागासाकी पे जो गिराया गया था वो यही यूरेनियम बम था। न्यूक्लियर बम मतलब यूरेनियम बम ही होता है। लेकिन अब लोग समझदार हो गए हैं, सोचा कि यार ये मास डिस्ट्रक्शन से क्या फ़ायदा है, अब इसको यूज़ करो, इससे एनर्जी जनरेट करते हैं और बहुत सारे काम में इसको यूज़ में लेते हैं। हम लोग काफ़ी समझदार हो गए, अब एटम बम वाली बात नहीं होती। एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कोबाल्ट का आइसोटोप कैंसर का ट्रीटमेंट में यूज होता है। एंड आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर, घेगा जो हो जाता है ना, वहाँ पे आयोडीन का जो आइसोटोप यूज़ होता है उसको ट्रीट करने के लिए। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर द सेम। अरे भाई आइसोटोप तो नाम है ना, है तो एलिमेंट सेम ही ना, मास ही अलग है ना, फिजिकली अलग है, मेंटली तो सेम ही है, तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही होंगे, राइट ना, क्लियर है। अब हम देखेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, आइसोटोप्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। एक तो हमने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नंबर निकालना होगा, एमसीक्यू में आ जाएगा, तो आप निकाल लेना देख के, ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स ऐसे पूछे जा सकते हैं आपसे, उसको हम कैसे सोल्व करते हैं। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इफ इट एग्जिस्ट एज इतना एंड इतना। मतलब ये कह रहे हैं कि आपको इनका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। ये एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, देखो अगर क्लोरीन के पास न्यूट्रॉन नंबर में कोई हेरफेर नहीं हो तो एवरेज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन सारे क्लोरीन एक जैसे नहीं होते, इंसान में भी होते हैं ना, है। अगर सारे इंसान एक जैसे हो तो इंसान नाम दिया जाए, लेकिन कुछ हम लोग जानवर बोलते हैं कि यार जानवर कहीं का, है ना, क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका नेचर अलग होता है। तो ऐसे ही कुछ क्लोरीन के पास मतलब 75% क्लोरीन ऐसे हैं जिनका कि मास नंबर 35 है, मतलब 18 प्रोटॉन होल्ड किए हुए हैं, और 25% क्लोरीन ऐसे हैं जिनका मास नंबर 37 है, सॉरी, मतलब इन्होंने 20 न्यूट्रॉन होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो अब जब क्लोरीन के एटॉमिक मास की बात होगी तो हम इसका ले या इसका ले, है ना, तो हमारे पास कन्फ्यूजन है। इस केस में हम क्या करते हैं, उनका एवरेज निकाल के चलते हैं और एवरेज एटॉमिक मास लिया जाता है। वो निकालते कैसे, तो बहुत सिंपल है, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। सीधे हम लिखेंगे एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू, अब ध्यान दो इसमें क्या है, आपको 75% है 35 मास, है ना, तो ये लिखेंगे हम 75% ऑफ कितना 35, ठीक है, प्लस कर देंगे हम 25% ऑफ कितना 37। सिंपल सा मैथमेटिक्स है ये, 75/100 इंटू 35, राइट, प्लस 25/100 इंटू 37। ये लो कर दिया, 3 जा 4 जा, राइट, 105/4 प्लस ये भी आप कट कर दो 37/4, ये आपका आ गया 142/4। दैट मीन्स अगर आप सारा सोल्व करोगे तो 35.5 यू आ जाएगा। तो आपने देखा होगा जब कभी क्लोरीन का आपने लिया होगा मास, तो ना तो आपने 37 लिया होगा, ना तो आपने 35 लिया होगा, और ना ही 37। आपको याद होगा 35.5 जब भी आप एटॉमिक वेट मास निकालते हो तो ये आता है। तो ऐसा इसलिए लिया जाता है, किसी एक की नहीं सुनते हैं, हम दोनों का एवरेज निकाल के चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्लोरीन अकर्स इन नेचर इन 2 आइसोटोपिक फॉर्म विद मासेस 35U एंड 37U इन द रेशियो 3:1। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द नेट। ये चालाकी कर रहे हैं, ये देखो 75% और 25% को इन्होंने 3:1 लिख दिया है, समझ रहे हो, मतलब उसी क्वेश्चन को आपको दूसरी चाशनी में लपेट के दे रहे हैं, क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो आप भी अपना वो चेंज कर लो, ठीक है, तरीका करने का चेंज कर लो। सेकंड क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, सेकंड क्वेश्चन कैसे करोगे, हाँ भैया एवरेज एटॉमिक मास है, कोई बात नहीं है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो जब रेशियो में होता है ना, तो आपको यहाँ जो आपने 75% और 35 लिखा है, तो यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, जैसे 35 मास के लिए 3 है, तो आपको लिखना पड़ेगा 3/3 + 1 रेशियो में। जैसे परसेंटेज 75% का मतलब क्या हुआ, 75/100, है ना। तो वैसे ही जब रेशियो में आप आते हो तो 35 के लिए 3 है, तो इसको ऊपर लिखेंगे, आपने किया होगा 7th क्लास में, और जो टोटलिटी होती है वो टोटलिटी नीचे आती है, तो 3+1 करेंगे ऑफ 35, ठीक है, प्लस 3/3
3+1 ऑफ 1 अपॉन, ये इसके अगेंस्ट में 37 के लिए 1 है, तो 1/3+1 ऑफ 37। अल्टीमेटली आपको सेम रिजल्ट लीड करेगा। ये हो जाएगा आपका 3/4 इंटू 35, ठीक है, प्लस 1/4 इंटू 37। अल्टीमेटली आपका सेम रिजल्ट आ जाएगा 142/4। फाइनली ये 35/5 यू आपको दे देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे अलग अलग तरीके, बट क्वेश्चन सेम है। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज 35.5 U. द एलिमेंट X इज फॉर्म्ड इन टू आइसोटोपिक फॉर्म हैविंग मासेज इतना एंड इतना, फाइंड द परसेंटेज ऑफ। तो अब थर्ड का ए और बी पार्ट हम करेंगे, ठीक है। ये हम चल रहे हैं रिवर्स गियर में, ये दोनों एक टाइप का क्वेश्चन है और ये उसी का रिवर्स है। पहले क्या होता था कि पहले दोनों क्वेश्चन में था हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना था, पर इस बार इन्होंने एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है, कोई बात नहीं, लिखते हैं हम एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एक्स। इस बार गिवन है तो हमने भी इसको लिख दिया, ठीक है, गिवन है तो लिख दिया 35। द एलिमेंट एक्स इज फॉर्म्ड इन टू आइसोटोपिक फॉर्म हैविंग मास 37U एंड 35U। फाइंड द परसेंटेज ऑफ इतना एंड इतना। अब हमें इन दोनों का परसेंटेज पता नहीं है, तो कोई बात नहीं है, मान लिया एक का परसेंटेज x है तो दूसरे का क्या होगा 100 - x होगा, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि लेट द परसेंटेज ऑफ 35x इक्वल टू x, राइट। तो अब दो ही है, परसेंटेज ऑफ 37x कितना होगा, तो 100 - x हो जाएगा, सीधी सी बात है। मतलब ये x% अवेलेबल है और ये 100 - x% अवेलेबल है, ठीक है। अब यहां से हम सिंपल मैथमेटिक्स लगा देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x/100 ऑफ 35 प्लस 100 - x% है, तो बाई 100 इंटू 37 इक्वल टू 35.5, राइट। अब आप इसको सोल्व करो, ये हो जाएगा आपका 35x, ये हो जाएगा कितना 35x/100 प्लस इधर आप करो 3700 माइनस 37x/100 इक्वल टू 35.5। आगे बढ़ते हैं। दिस इम्प्लाइज एलसीएम आपका हो जाएगा कितना, तो 100 35x प्लस 3700 माइनस 37x इक्वल टू 35.5। 35x प्लस माइनस 37x अगर करोगे तो ये आपको दे देगा कितना, -2x प्लस 3700 इक्वल टू 35.5 इंटू 100। ये सिंपल अलजेब्रा आप तो कर ही सकते हो। -2x इक्वल टू 3550 माइनस 3700, तो -2x इक्वल टू कितना, -150, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू -150/2 दैट इज 75, राइट। मतलब आपने पता लगा लिया कि एक की परसेंटेज कितनी है, 75%। एक की परसेंटेज कितनी है, 75%। तो दूसरा 100 - 6 यानी 25%। इस तरीके से आपने आंसर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। का बी पार्ट देखो, रेशियो जब आपसे पूछा जाए ना, तो आप ध्यान रखना रेशियो के लिए कोई अलग से हम सिस्टम नहीं लगाना है। ये मान लो आपको पहले परसेंट में निकालना है, पहले आप ये निकाल लेना कि 35 कितना परसेंट है और 37 कितना परसेंट है। अभी जस्ट हमने निकाला है कि जो 35x है ये इसकी परसेंटेज कितनी है, 75% है, ये 75% है, राइट। और 37 वाला जो आइसोटोप है ये आया है 25%। तो आपने दोनों का परसेंटेज निकाल लिया, ठीक है। तो अगर रेशियो निकालना है तो सिंपल सी बात है ना कि x35 अपॉन x37 वाला, इसका रेशियो ही होगा, मतलब 75/25 दैट इज 3:1 3:1 मीन्स
इसका रेशियो क्या होगा 3:1 एंड दैट्स ऑल। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, राइट। तो आप इसको एक बार ये कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन हेवी वेट होता है, आपसे पूछा जाएगा आइसोटोप क्या है, आइसोटोप को डिफाइन करें, बहुत सारी बातें और एक न्यूमेरिकल ऐड कर देंगे, 5 मार्कर हो सकता है आपका, राइट। तो अब आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लिया, इसके अंदर क्या है बाहर क्या है, पूरा आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर डिटेल में समझ लिया। तो अब अपने आप को चेक करो। चेक कैसे करोगे? तो आपको मैं असाइनमेंट कुछ दे रहा हूँ, ये असाइनमेंट आप करोगे, ठीक है। असाइनमेंट आप देख लो, पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। एटॉमिक नंबर दे रखे हैं आपको, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मास, सिंबल, इलेक्ट्रॉन्स, के, एल, एम, एन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी स्ट्रक्चर। मीन्स जो भी आपने समझा है, अगर आप इसको ठीक से फुलफिल कर लेते हो, दैट मीन्स आपने ये चीज़ अच्छे से समझ लिया और आप फुल स्कोर करने के लिए एकदम से तैयार हो, राइट। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप ये देख रहे हो, इसको कंप्लीट करोगे। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। फोर्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन में आपको एलिमेंट है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अब एलिमेंट है यहाँ पे प्रोटॉन 19 दे रखा है, न्यूट्रॉन 21 दे रखा है, इलेक्ट्रॉन 19 दे रखा है। ये सब आपको इनडायरेक्टली ABCD नाम नहीं दिया हुआ है, इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन सारे दिए हुए हैं, ठीक है। और उस बेस पे ये क्वेश्चन आप सोल्व करोगे। अगर आप ये कर लेते हो, दैट मीन्स आप एकदम डेप्थ में जा चुके हो चैप्टर के। फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 26 एंड मास नंबर इज 58। बताइए आपको कैसे करोगे। Mg2+ हैज कंप्लीटली फिल्ड Kl सेल्स, एक्सप्लेन, ठीक है। Mg2+, Mg का पता है ना, 12 इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, है। 12 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 2, 8, लास्ट सेल में 2 होना चाहिए। लेकिन 2+ का मतलब ये उस Mg की बात कर रहे हैं जो 2 दे चुका है, मीन्स टॉकिंग अबाउट Mg आयन, जो 2 लूज कर चुका है। तो जाहिर सी बात है इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो K और L फिल है। सेम O2- के लिए आप एक्सप्लेन करोगे। तो ये सारा क्वेश्चन आपने अगर वीडियो ठीक से देखा है ना, तो आप ये क्वेश्चन चुटकियों में कर जाओगे। और अगर क्वेश्चन आप चुटकियों में कर पा रहे हो, दैट मीन्स एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको 100% करने से कोई नहीं रोक सकता।